Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Series. आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दुनिया को डेमोक्रेसी या इक्वालिटी इन चीज़ों का एक इंट्रोडक्शन दिया और इन्हीं कंसेप्ट से इसी लिबर्टी इसी कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी से इंस्पायर होके और क्योंकि फ्रांस वाज लाइक फंडिंग बेसिकली दी अमेरिकन रेवोल्यूशन, सो इस चीज से इंस्पायर होकर फ्रांस में भी एक तरीके की क्रांति आई, फ्रांस में भी एक रेवोल्यूशन आया। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। एंड दैट इज व्हाई अगेन दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन इज आल्सो यू नो कांट बी कवर्ड इन अ सिंगल लेक्चर, सो हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट पार्ट हम ये देखेंगे कि फ्रांस की कंडीशन क्या थी उस दौर में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उससे पहले फ्रांस की कंडीशन क्या थी और फिर हम देखेंगे कि व्हाट वर द इवेंट्स, देन नेपोलियनिक वॉर्स एंड देन द फ्रांस आफ्टर दैट। सो अगले 3 लेक्चर तक इंक्लूडिंग दिस वन we'll be just discussing France. So before we start, those who have joined it for the first time, this is about me and this is academics and this is experience. So not going much into this, let us begin the French Revolution. So this first for that first you have to understand the condition of France in 1789. The French Revolution was brewing while war of American independence was being fought. तो ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि फ्रांस के लोग वहाँ इन्वॉल्व थे और जिन मिलिट्री जनरल्स ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिकन का साथ दिया, ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की और वॉर बैटल्स जीते। सो उनको जब वो वापस फ्रांस पहुंचे तो दे वर वेलकम्ड एज अ हीरो एंड दैट फीलिंग कि अब हमें भी इस तरीके का कुछ करना चाहिए एंड इस तरीके से एक सप्रेसिव रजीम के खिलाफ वहाँ के लोग भी परेशान थे। एंड द कंडीशंस वर फ्रांस एक्चुअली वर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द न्यू वर्ल्ड, बट मेनी ऑफ द सेम रेवोल्यूशनरी आइडियाज वर एट वर्क। सो ये बिल्कुल सही बात है कि जो फ्रांस की कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग थी। यहाँ से न्यू वर्ल्ड से मतलब अमेरिका से है। सो अमेरिका और फ्रांस की सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी and but largely the ideological principles on which this revolutions were fought, they were all same. But अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में किसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली the answer will be French Revolution. American Revolution, this can be a question for mains, that why French Revolution has had a greater impact on world rather than American Revolution. So इस तरीके के सवाल आपको मेंस में मिल सकते हैं and practice this answer after completing these lectures of all French Revolution. And why it is because one of the reason that it became a widespread upheaval over which no one could remain neutral. मतलब उसने पूरी दुनिया को बेसिकली दो हिस्सों में सोच को, दुनिया से ज्यादा सोच को दो हिस्सों में बांट दिया, which was pro and against that. So first of all we must understand the social conditions of France in 18th century. अब आपको ये समझना होगा कि उस वक्त की जो फ्रेंच सोसाइटी थी, it was divided into 3 states. The first state was the clergy, that is the group of persons involved in church matters. So this was one. Second was the nobility. Nobility means जो भी ब्यूरोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी थी, ये वो लोग थे। ये चर्च, एक तो चर्च था और वो चर्च चला रहा था और सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। और ये हमने डार्क एजेस को जब हमने देखा था यूरोप में, ये कुछ उसी तरीके का एक सिस्टम जनरेट हो गया फ्रांस में। और नोबिलिटी जो थी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे। और ये लोग कौन थे? इनके ये हाई रैंक होते थे और इनको सारी जो भी सुविधा होती थी सिविल
amenities, सारी चीजें, they were having access to everything. But the third estate, it comprises of big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, and landless laborers and servants. So जो भी वर्किंग क्लास था वो थर्ड स्टेट को बनाता था. लेकिन फ्रांस के अंदर जो कानून था वो बहुत ही absurd था कि जो फर्स्ट टू थर्ड, the clergy and the nobility, the first and the second state, they were exempted from paying taxes. They enjoyed privileges by birth, and feudalism था, and this nobility class has also enjoyed feudal privileges. Only the members of the third state had to pay tax. So ये आप समझ सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन है छोटा सा about this. So ये चर्च के लोग जो थे ये है, ये नोबिलिटी है. लेकिन आप यहाँ देखें मल्टीपल पॉपुलेशन है और काफी लोग हैं इसमें, काफी कैटेगरीज ऑफ द पीपल दे आर इन्वॉल्व, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स. सो बेसिकली जो वर्किंग क्लास था वो थर्ड स्टेट था, और सारा जो टैक्स का बर्डन था वो उनके ऊपर था जो कि जो थर्ड स्टेट में आते थे. क्लर्जी वॉज द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन पर कैपिटा टर्म्स. ऑब्वियसली जो क्लर्जी था, जो चर्च के लोग थे, उनके पास सबसे ज्यादा लैंड था पर कैपिटा लैंड होल्डिंग के हिसाब से. Nobility had a monopoly on all important official positions in the government service, army and other public offices. The clergy and the nobles did not pay any taxes and did no productive work. So obviously वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने टेक्निकली बिल्कुल आम जबान में कहें तो बैठ के खा रहे थे after getting so much wealth and so much land. However, the peasants formed 80% of the population. So ये जो peasants थे, इसमें भी थर्ड स्टेट में भी जो peasants थे, जो cultivators थे, वो 80% of the total population थे. वैसे थर्ड स्टेट was like 96% of the total population. So फ्रांस की जो 96% population है वो थर्ड स्टेट में आती थी. उसमें से भी 80% of the total population जो है वो पीजेंट्स थे, वो कल्टिवेटर्स थे. विद इन पीजेंट्स उन्होंने फर्दर इसमें एक डिवीजन दे रखा था कि लैंड ओनर पीजेंट थे, टेनेंट्स थे, लैंडलेस लेबरर्स थे. बट दिस लैंड ओनर पीजेंट्स दे फॉर्म्ड अ वेरी माइन्यूट परसेंटेज. सो मेजॉरिटी वर ईदर दे वर टेनेंट्स और वर द लैंडलेस लेबरर्स. अब इसमें क्या हुआ, द टेनेंट्स हैड टू पे 2/3 ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द रेंट. नाउ यू कैन इमेजिन 2/3, 66% उन्हें टैक्स देना पड़ता था, उनको रेंट देना पड़ता था. लैंडलेस लेबरर्स ऑन द अदर हैंड लिव ऑन पार्टली वेजेस. ठीक है, उनको मतलब जस्ट एक नॉमिनल कुछ वेज दे दिया जाता था, उस पर उनकी जिंदगी चल रही थी. ऑल्दो नो वन वाज अ सर्फ. तो सर्फडम जो हमने देखा था वो एग्जैक्टली तो नहीं था, लेकिन द फोर्स्ड लेबर स्टिल एग्जिस्टेड एज अ फ्यूडल प्रिविलेज ऑफ द लॉर्ड and was put into operation frequently, especially for public work. So उनको ये लगता था कि जो भी tenants है उनका काम यही है कि वो जो है, मतलब they cannot be like कि सर वो tenants है तो वो जो लॉर्ड कहेगा, जो लैंडलॉर्ड कहेगा, उनको वो सारी चीजें करनी होगी. और ये एक्चुअली उन्हें सिर्फ कहना चाहिए कि खेती के काम में नहीं लगा रहे थे, जो दूसरे पब्लिक वर्क्स होते थे उसमें भी इनको इंक्लूड, उसमें भी इनको they used to ask them, और उनको करना पड़ता था. ऐसा कोई नहीं है कि काम मना कर सकता था. थर्ड स्टेट का कोई इंसान सेकेंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट का दिया हुआ काम मना नहीं कर सकता था. मिडिल क्लास कौन था? राइटर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, रिचर पीपल लाइक मर्चेंट्स, बिजनेसमैन. Economically, middle classes were important. They enjoyed very little social prestige and political rights in the society. सो इकोनॉमिकली आप देखोगे तो किसी भी देश में, किसी भी कहना चाहिए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मिडिल क्लास ही है, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ही है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है पूरी इकोनॉमी के अंदर. अब उसकी वजह है, देखो इंडिया की अगर बात करें तो ऑनेस्टली जो सुपर रिच पीपल है उनको सरकार कभी उनका लोन माफ कर देती है, कभी वो खुद चोरी करके भाग जाते हैं, है ना. 10-20 हजार करोड़ रुपए लिए, बैंक से फ्रॉड किया और देश से चले गए. कुछ नहीं हुआ तो सरकार ने ही उनके लोन वेव ऑफ कर दिए. जो गरीब है उसको टैक्स देना नहीं है, उसको सब्सिडी मिली हुई है, उसे एग्जम्पशंस मिले हुए हैं, और ठीक है वो जरूरत है उनकी. अल्टीमेटली जो सारा टैक्स बर्डन है वो आता है मिडिल क्लास के ऊपर.
ऐसे लोग जो आपके और हमारे जैसे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो 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 पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, सारा टैक्स बर्डन जो है ना ये इसी मिडिल क्लास के ऊपर आता है। और किसी भी इकोनॉमी में एक्चुअली डिमांड को, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये डिमांड को सर्कुलेट करने के लिए, डिमांड को रेगुलेट करने के लिए मिडिल क्लास का होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ भी यही था, फ्रेंच सोसाइटी में भी यही था कि मिडिल क्लास था, इंपॉर्टेंट था, मगर और उनका थोड़ा सा ये था कि हाँ, उनको थोड़ा सा सोशल स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज जो है, पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सोसाइटी के अंदर मिले हुए थे। आर्टिसंस जो थे, क्योंकि आर्ट ने एक बहुत बड़ा, हमने देखा कि रेनेसां में रोल प्ले किया। सो आर्टिसंस एंड सिटी वर्कर्स दे लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ ऑफ पॉवर्टी। तो आर्टिस्ट का कोई ऐसा बड़ा वो नहीं था। दे एंजॉयड नो राइट्स एट वर्क प्लेस एंड कुडंट शिफ्ट देयर जॉब्स विदाउट अ गुड सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट बाय द एम्प्लॉयर। तो उनको जॉब भी स्विच करने की आजादी नहीं थी। देयर वाज नो लॉज और देयर वाज नो प्रोटेक्शन और नो राइट्स एट द वर्क प्लेस। बड़ी चीज ये थी जो हमने बार बार देखी, दैट द थर्ड स्टेट डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। थर्ड स्टेट के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ऑन द अदर हैंड, द क्लर्जी एंड द नोबल did not pay any tax and the tax burden was solely borne by the third state। तो एक तो वोटिंग राइट नहीं है, ऊपर से सारा टैक्स बर्डन किसके ऊपर है? थर्ड स्टेट के ऊपर है। There were two important taxes at that point of time, which was called the tail and the teeth। Tail क्या था? Which was a direct tax, and apart from that there were a number of indirect taxes which were charged on articles of everyday consumption like salt or tobacco। और टीथे क्या था? टीथे कह लो, टीथ कह लो। और टीथ क्या था? इट वाज अ टैक्स व्हिच वाज कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स। वही पीजेंट जो अपना 2/3 जो है वो रेंट दे रहा है, ऊपर से उस पे चर्च भी क्या कर रहा था? चर्च भी उसके ऊपर टैक्स ले रहा था। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर द 10% of the population but possessed 60% of the land। Third state was 90% of the population but possessed 40% of the land। So एक ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस था 18th सेंचुरी फ्रांस के अंदर। अब हुआ क्या? ये अब आप समझ सकते हो कि पूरे फ्रांस की कंडीशन कितनी ज्यादा मिजरेबल थी। 90% पॉपुलेशन जो है वो सारा काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, सारा टैक्स का बर्डन वो उठा रहे थे। और जो 10% सुपर रिच क्लास था, आज के जमाने में कहें तो सुपर रिच जो क्लास था, वो क्या कर रहा था? वो आराम से बैठ के खा रहा था। मेहनत कौन कर रहे थे? ये 90% लोग, ताकि, और कर ही इसीलिए रहे थे कि वो 10% आराम से बैठ के खा सके। फिर होता है, देखो हमेशा याद रखना, ये बगैर इसके कोई दुनिया का कोई रेवोल्यूशन, कोई क्रांति नहीं आ सकती, विच इज दी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रोसू, ये लोग अभी आए, और अब ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, द एज ऑफ रीजन विच वाज नोन एज रैशनलिज्म। यहां पे जो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स थे जो 18th सेंचुरी में थे, उन्होंने उसको कहा कि ये एज ऑफ रीजन था। क्रिश्चियनिटी ने सिखाया कि मैन इज बॉर्न टू सफर। फिलोसोफर्स ने कहा नहीं, मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी। दे बिलीव दैट मैन कैन अटेन अ हैप्पीनेस इफ रीजन इज अलाउड टू डिस्ट्रॉय द प्रेजुडिस। आप अगर तर्क ले आएंगे, आप अगर उस चीज का रीजन ले आएंगे, तो डेफिनेटली आप जो है उस प्रेजुडिस से बाहर आ सकते हैं। एंड और इसी तरीके से बेसिकली आप रिफॉर्म, आपको कोई जरूरत नहीं है उदास रहने की, आपको कोई जरूरत नहीं है तकलीफें उठाने की। अगर आपकी खुशी का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप अपनी जिंदगी में एक रीजन एक ही खुश रहने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि आप अपनी जिंदगी में एक रीजन लेके आए। सर्च फॉर दैट, व्हाई इट इज सो। प्रैक्टिकली उसको डिस्ट्रॉय करो और आगे बढ़ो। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स था, उनका ये मानना था। They believe that man can attain happiness, if they are allowed, if it is allowed to destroy the prejudice। So एक मतलब बस बना रखा है जो एक चीजें, जो कई ऐसे प्रथा है और कल्चर्स एंड ट्रेडिशन है जो जमानों से चले आ रहे हैं, लेकिन शायद उनके पीछे कोई तर्क नहीं है। इन्होंने या तो
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई कर दिया या उसे इग्नोर कर दिया। और उन्होंने कहा गॉड नहीं, दे गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर। बोले आपको प्रकृति को समझना होगा, आपको कुदरत को समझना होगा और इस कुदरत के कानून को समझना होगा। उन्होंने या तो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानने से ही मना कर दिया या उन्होंने कहा कि ठीक है इसे इग्नोर कर दिया। दे अर्ज्ड फेथ इन रीजन। तो उन्होंने कहा कि आप ये गॉड और ये जो सारी चीजें जो ये चर्च वर्च कह रहा है, इसको मानने से अच्छा है कि आप यू शुड गो यू शुड हैव फेथ इन रीजन। और ये रीजन जो है यही ये जिसको आप इसको रेशनैलिटी कह लो, आप इसको प्रैक्टिकलिटी कह लो, यही जो बेसिकली रीजन है यही बनाएगा एक परफेक्ट सोसाइटी को। और जो क्लर्जी थी उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, अब अटैक करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे हमने देखा था कि जब हमने एज ऑफ चर्चेस, डोमिनेंस ऑफ चर्च देखा, तो वहां पे किस तरीके से जो क्लर्जी थी वो अपने आप को लेटर ऑफ इंडल्जेंस और ये सारी चीजें करके वो उन्होंने बहुत सी ऐसी रिचुअल्स बना रखे थे। और सबसे पहले तो जो फिलोसोफर्स थे, जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे, उन्होंने सबसे पहले अटैक किया किस पे, अपने थॉट से। अटैक इन द सेंस नॉट चाकू लेके दौड़े नहीं थे पीछे, इट वाज लाइक उन्होंने अपने थॉट से सबसे पहला जो अटैक किया वो क्लर्जी के ऊपर किया। अब इफ यू विल सी फ्रॉम रेनेसां पीरियड, ऑब्वियसली उनको साइंटिफिक एडवांसेस भी हो चुके थे रेनेसां के दौर से लेके अब तक, उनके पास बेटर रीजंस थे, बेटर डिस्कवरीज थी। वोल्टायर, one of the most famous French writers of all the time, though not an atheist, believe all religions are absurd and contrary to reason. उसने कहा leave one, all religions are absurd. And when वोल्टायर ने जब ये बात की, तो जो दूसरे फिलोसोफर्स थे, जो दूसरे मतलब एथियस्ट थे या मटेरियलिस्टिक लोग थे, उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही कह रहा है। They gained popularity. They believe that man's destiny lay in this world rather than in heaven. उन्होंने कहा वो सब, गालिब ने भी तो कहा हमें पता है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो वही चीज वोल्टायर ने भी कही कि ये जन्नत वन्नत, स्वर्ग और जन्नत कुछ नहीं, जो है इसी दुनिया में है। सारा जो कुछ आपका अच्छा बुरा होना है वो इसी दुनिया में होना है। There's all this idea of heaven and hell and everything is absurd. Writings attacking religion fed the fires of revolution because the church gave support to autocratic monarchy and the old order. So church was continuously towards the old order and started to give support to that autocratic monarchy. अभी हम next lecture में देखेंगे कि क्या monarchy या जो French रॉयल फैमिली थी वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी। वहां पे आप देखोगे कि इनका किस तरीके से और उनकी इन एब्सर्ड एक्टिविटीज को एक्चुअली जो क्लर्जी थी वो सपोर्ट कर रही थी। तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक जो लड़ने की और इस चीज की ख्वाहिशात थी ये तेज होने लगी। देन केम डेमोक्रेसी। मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले कहा कि उसने कहा कि he thought that the kind of government best suited to man and outlined the principles of constitutional monarchy, जो इंग्लैंड में था। रूसो ने ऑन द अदर हैंड डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी की बात की। रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। उसने कहा इंसान पैदा हुआ ही क्यों है, पैदा हुआ है आजाद रहने के लिए, और वो आजाद ही पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने आसपास की दुनिया में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हर तरफ। He said that state of nature, and when this freedom was, the following, when this freedom was lost, जब प्रॉपर्टी आने लगती है, जब ये इस तरीके की ओनरशिप और प्रॉपर्टी और बेसिकली टारगेट कैपिटलिज्म की तरफ आप थोड़ा सा ले जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कैपिटलिज्म तो उन्होंने ऐसा चूज नहीं किया था, लेकिन ये जो एमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी है यही बेसिकली सबसे बड़ा एविल है पूरी सोसाइटी का, मॉडर्न सोसाइटी का। और इसी ने, यही ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ने बेसिकली सबकी आज़ादी जो है वो छीन रखी है, इसी ने सबको जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देन अब करें क्या? रूसो ने कहा वी नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी द फ्रीडम, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस व्हिच मैन एंजॉयड इन द स्टेट ऑफ नेचर। और जब उन्होंने कहा कि
इंसान जो है वो जब इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर, ये प्रॉपर्टी और ये ओनरशिप और ये और ये गुलामी से दूर जब बेसिक लॉ ऑफ नेचर फॉलो करेगा ना, तभी उसको एक तब हम एक नए सोशल सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज़ाद होगा, जहाँ पे हर किसी को बराबरी का हक होगा। और यही दो चीज़ें हैं जो इंसान को खुश रखती हैं। Rousseau's theory contained a principle Rousseau's theory contained a principle that had been written to American Declaration of Independence. No political system can maintain itself without consent of the governed. कोई भी राजनैतिक कहना चाहिए वो अपने आप को एग्जिस्ट वो नहीं कर सकता जब तक उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होगी, किसकी, जिनको वो गवर्न करना चाह रहा है उसकी. And then came the principles of laissez-faire and no taxation without representation. Laissez-faire means an economy where there is no interference. Let the economy be to the market forces of demand and supply. और क्योंकि सारा टैक्स कौन दे रहा था? सारा टैक्स दे रहा था थर्ड स्टेट. तो उसने कहा भैया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. और यही थॉट्स जो थे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के भी स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब the colonies, they started raising voice against Britishers. The doctrine of nature brought the clergy under attack by the thinkers. It emphasized that there was a need to study nature's law, and religion cannot help this. So they said that all your reasons in religion, they are all absurd. What we need to understand is humanity. What we need to understand is nature, and it is the power of reason that is the key to nature. और अगर आपके पास रेशनैलिटी नहीं है, अगर आपके पास ये समझने की शक्ति नहीं है, तो आप इस प्रकृति के, आप इस कुदरत के कानून को नहीं समझ सकते. ऑल मैन आर बॉर्न फ्री. उन्होंने कहा कोई किसी का गुलाम नहीं है. आपकी आप जिस लीनियज में पैदा हुए हैं वो कैसे तय कर सकता है कि आप आने वाले वक्त में क्या करेंगे? आपके पैदा होते से ही आपकी तकदीर कैसे लिखी जा सकती है? बोले नहीं, ऑल मैन आर बॉर्न फ्री. And this became the fuel for the French Revolution. So this was it. This was the part 1 of the French Revolution, जहां हमने दो चीजें देखी. पहली चीज कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन से ठीक पहले फ्रांस की सोशल कंडीशन क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी. दूसरा, कैसे ये जो आइडियाज, ये जो रेवोल्यूशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल था, कैसे इनके आइडियाज ने, इनके थॉट्स ने जो है वो चीजों को चेंज किया, कैसे उन्होंने रेवोल्यूशन को गाइड किया, उनके आइडियाज ने, उनके थॉट्स ने, उनकी फिलॉसफी ने. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है. एंड देयर विल बी वन मोर लेक्चर ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम एट होम. डोंट फॉरगेट टू give your valuable comments and like the video, subscribe the channel, and for further details you can contact the information about Synopsys IAS given in the description. So have a great time, stay safe, stay healthy. Thank you so much.